Hello everyone, very good morning once again. I hope you are fit and fine and having a great time. तो हम लोग क्लॉजेस पढ़ रहे थे। कल हमने क्लॉजेस के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था क्लॉजेस हैज 3 टाइप्स। एक था नाउन क्लॉज, एक था हमारा एडजेक्टिव क्लॉज और एक जो होता है क्लॉज वो होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होते हैं कल मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था। मैंने आपको बताया कि जो नाउन क्लॉजेस होते हैं वो वर्ड से क्वेश्चन करते हैं। किससे करते हैं? वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, आई बिलीव इन दैट ही विल पास। आई बिलीव इन दैट ही विल पास। मुझे ऐसा यकीन है कि वह पास हो जाएगा। सो आई बिलीव इन वॉट। तो यहाँ पर जो हमारे जो नाउन क्लॉज होता है उसको हम लोग वॉट यानी जो वॉट हमारा क्वेश्चन है उससे हम पता कर सकते हैं इजीली कि मैं किस चीज में यकीन करता हूँ। आई बिलीव इन वॉट दैट ही विल पास, वह पास हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो जहां भी वॉट क्वेश्चन होगा, जहां वॉट से पता लगा सकते हैं कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि वह एक नाउन क्लॉज की तरह फंक्शन करता है। इज दैट क्लियर? तो आपने बस इतना याद रखना है कि जहां भी व्हाट क्वेश्चन निकलेगा यानी आई बिलीव इन व्हाट, मैं किस चीज में यकीन करता हूं, तो वहां हम लोग कह सकते हैं कि ये एक नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज के बाद जो नेक्स्ट हमारा क्लॉज है वो होता है एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है। एडजेक्टिव क्लॉज देखिए, एन एडजेक्टिव क्लॉज फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, यानी जो एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा वो एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक एडजेक्टिव क्लॉज या तो हमें किसी नाउन के बारे में बताएगा या किसी प्रोनाउन के बारे में बताएगा। इज दैट क्लियर? जैसे कि नाम से पता चल रहा है एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, या तो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो अब एडजेक्टिव क्लॉज होते कौन से हैं, वो उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, हम कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं हमारे, हु हो गया, हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, whom हो गया या whose हो गया, इनको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? रिलेटिव प्रोनाउंस। मान लीजिए अगर कोई क्लॉज किसी रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ी हुई है तो हम कह सकते हैं कि वह एक एडजेक्टिव क्लॉज है। इज दैट क्लियर? हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, whom हो गया और whose हो गया, इन रिलेटिव प्रोनाउंस अगर किसी सेंटेंस में यूज हुए हैं और जिससे पहले ये रिलेटिव प्रोनाउन ऐड हो रखे होंगे या जिन रिलेटिव प्रोनाउन से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर किसी एडजेक्टिव क्लॉज का यूज हुआ है। अब मैं एग्जांपल्स लेता हूं, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से ये रिलेटिव प्रोनाउन किसी एडजेक्टिव क्लॉज को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, मैंने लिखा दिस इज द बॉय who met me yesterday. This is the boy who met me yesterday. यह वही लड़का है who met me yesterday, जो मुझे कल मिला था। Is that clear? तो आप देख रहे होंगे कि this is the boy who met me yesterday. ये जो who है ये किसके लिए यूज हुआ है? the boy के लिए, यानी इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन? who। और हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्लॉज होगा ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। कौन सा क्लॉज कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि इस क्लॉज में who रिलेटिव प्रोनाउन का क्या हुआ है?
यूज हुआ है। इज दैट क्लियर? अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी एडजेक्टिव ये क्लॉज के सेंटेंसेस होंगे हमारे, वहां पर ये एडजेक्टिव क्लॉज या तो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। तो उसने बताया है कि मैं उसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूं जो मेरे को कल मिला था। तो द बॉय को यहाँ पे क्वालिफाई कौन कर रहा है बेटा? हु कर रहा है। इसलिए हु से रिलेटेड जो भी यहाँ पे हमारी क्लॉज है ये एक एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल लेता हूं मैंने लिखा I read the book that my father gives me. I read the book that my father gives me. I read the book. मैं वह किताब पढ़ता हूँ जो my father gives me, मेरे पिताजी मुझे देते हैं। तो बुक को कौन क्वालिफाई कर रहा है? that क्वालिफाई कर रहा है। जैसे मैं एक बार फिर से ट्रांसलेट करता हूँ, I read the book, वह उसी पर्टिकुलर किताब के बारे में बात कर रहा है जो उसके पिताजी उसको देते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो that है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? किस तरीके से बात कर रहा है कि ये पूरा का पूरा क्या होगा? एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा। क्योंकि हमको पता है जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन वो या तो नॉन लिविंग के लिए होता है या हम उसको एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? विच और दैट एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। हम विच भी यूज कर सकते हैं, दैट भी यूज कर सकते हैं। दैट और विच हमेशा या तो नॉन लिविंग को रिलेट करेंगे यहाँ पे या किसी एनिमल के लिए यूज होते हैं। इज दैट क्लियर? आई रीड द बुक, मैं उसी किताब को पढ़ता हूँ जो मेरे पिताजी मुझे देते हैं। इज दैट क्लियर? तो द बुक देख सकते हैं आप, ये एक नाउन हो गया और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? ये वाली क्लॉज क्वालिफाई कर रही है। आई रीड द बुक, मैं उसी किताब को पढ़ता हूँ जो मेरे पिताजी मुझे देते हैं। इज दैट क्लियर? सो हम कह सकते हैं कि जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हुए क्लॉजेज होंगे वे सारे के सारे एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स हैं मेरे पास, आइए उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा this is the dog which I wanted to buy. This is the dog which I wanted to buy. यह वही कुत्ता है, किसके बारे में बात कर रहा है? उसी पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात कर रहा है। This is the dog which, जिसे I wanted to buy, मैं खरीदना चाहता था। तो which I wanted to buy, आप देख रहे होंगे which एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो ये एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स को क्या करता है? रिलेट करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारी क्लॉज होगी which से जुड़ी हुई, which I wanted to buy, ये होगी हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। क्या होगी? एडजेक्टिव क्लॉज। इज दैट क्लियर? तो यहां से हमको एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं अगर उनसे कोई क्लॉज जुड़ा हुआ है तो हम इजीली बिना कुछ बोले समझे हम बता सकते हैं कि वह एक एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी वो जो क्लॉज है वो किसी एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। इज दैट क्लियर? ये होता है एडजेक्टिव क्लॉज। आप इजीली पता लगा सकते हैं कि who, which, that, whom और whose, ये अगर रिलेटिव प्रोनाउंस किसी क्लॉज से पहले यूज हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि वहां पर एक रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज की तरह ये फंक्शन कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब मैं बात करता हूं एडवर्ब क्लॉज की। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यानी एडवर्ब क्लॉज एक एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है। किसकी तरह फंक्शन करता है? एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है। पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम शुरू करते हैं एडवर्ब क्लॉज। देखिए एडवर्ब क्लॉज होगा वह किसी एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगा। अब एडवर्ब क्लॉज है किसी एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगा तो इसके जो आंसर्स होते हैं उनका जो क्वेश्चन निकलता है वो किस तरीके से निकलता है? या तो व्हाई से निकलेगा या हाउ से निकलेगा या व्हेन से निकलेगा या वेयर से निकलेगा। इज दैट क्लियर? यानी ये जो वर्ड इनसे क्वेश्चन होंगे। अब व्हाई का मतलब क्या बता रहा होगा? या तो रीजन या पर्पस के लिए यूज हुआ होगा, रीजन या पर्पस।
यानी किसी उद्देश्य या कारण के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, व्हाई। हाउ, मैनर, यानी कोई भी काम किस तरीके से किया गया है, मैनर के लिए हम हाउ यूज करेंगे। व्हेन, टाइम के लिए होगा एडवर्ब ऑफ टाइम जिसको हम कह सकते हैं, और वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस के सेंस में यूज हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? मान लीजिए कोई एडवर्ब ऑफ क्लॉज है और जिससे हमको पता चल रहा है कि वह किसी टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो व्हेन से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज यूज हुआ है। इज दैट क्लियर? अगर मान लीजिए वहां से हमें किसी प्लेस के बारे में पता चल रहा है कि किसी प्लेस को क्वालिफाई किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ क्या होगा, प्लेस होगा। इज दैट क्लियर? मान लीजिए अगर वहां किसी हाउ से कोई क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जो आंसर है तो दे रखी है क्लॉज हमें, और वहां से हम हाउ से पता लगा सकते हैं कि किसके बारे में बात कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे कोई मैनर होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, उस तरीके से उस हिसाब से बात की जा रही है। नेक्स्ट होता है हमारा व्हाई, या तो किसी रीजन के लिए यूज होता है या किसी पर्पस के लिए यूज होता है। इज दैट क्लियर? तो व्हाई हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया और वेयर हो गया। ये जो है एडवर्ब ऑफ क्लॉज के क्या है, ये क्वेश्चंस हैं। यानी जैसे हम लोग नाउन क्लॉज में व्हाट यूज करते हैं ना, ऐसे ही एडवर्ब क्लॉज में व्हाई, हाउ, व्हेन और वेयर से पता लगा सकते हैं कि ये जो क्लॉज दिया गया है वह कोई नाउन क्लॉज होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा या एडजेक्टिव क्लॉज होगा। इज दैट क्लियर? और एक और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, देखिए जितने भी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, अगर उनसे कोई क्लॉज जुड़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वह एक एडवर्ब क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस मैं बता देना चाहता हूं आपको, जैसे इफ हो गया, अनलेस हो गया, whenever हो गया, wherever हो गया, ठीक है, although हो गया, though हो गया, because हो गया, ये सारे के सारे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। इसमें और भी बहुत सारे हैं, जैसे हम कह सकते हैं दैट हो गया, सो दैट हो गया, बाकी के मैं नोट्स में आपको बता दूंगा। इज दैट क्लियर? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस अगर किसी क्लॉज में यूज हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वह एक एडवर्ब क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, उससे चीजें मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। यहां देख सकते हैं आप लोग, जैसे इफ हो गया, अनलेस हो गया, whenever हो गया, wherever हो गया, although हो गया, though हो गया, because हो गया, that हो गया, so that हो गया, yet भी होता है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। अगर इनमें से कोई भी किसी क्लॉज में यूज हुआ है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो क्लॉज है वो एक एडवर्ब क्लॉज होगी। इज दैट क्लियर? और जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे which हो गया, that हो गया, who हो गया, whom हो गया, whose हो गया, अगर ये किसी क्लॉज में यूज हुए हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक एडजेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है। उसके अलावा जो हमारे नाउन क्लॉज होता है, वहां जो क्वेश्चन निकलता है, जो क्वेश्चन मार्क निकलता है, वो क्या निकलता है? व्हाट से। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से पहले शुरुआत में बता दिया है, तो वहां हम पता कर सकते हैं कि वो एक नाउन क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है। इज दैट क्लियर? यानी नाउन क्लॉज होगा तो वह या तो किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज जो है हमारे जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ आप सामने एग्जांपल्स लिखे, अगर इनसे जुड़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वो एक एडवर्ब क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और उनसे चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैंने लिखा you will not pass unless you work hard. You will not pass, तुम सफल नहीं होगे, कब तक? जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। So unless you work hard, आप देख सकते हैं unless
एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, इसलिए ये वाली जो हमारी क्लॉज होगी वो एक एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। यू विल नॉट पास, तुम सफल नहीं होगे, ये क्या कहलाएगी हमारी? ये मेन क्लॉज होगी। तुम सफल नहीं होगे, ये खुद में एक कंप्लीट सेंस रखता है। इज दैट क्लियर? ये हमारी मेन क्लॉज होगी, ये हमारी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। इज दैट क्लियर? लेकिन ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है हमारी, अगर इसको हम क्वालिफाई करें, इसको हम आइडेंटिफाई करें कि ये एडवर्ब ऑफ क्लॉज होती है या एडजेक्टिव ऑफ क्लॉज होती है या नाउन ऑफ क्लॉज होती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ अनलेस यूज हुआ है और अनलेस एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है और इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ क्लॉज कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ये एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। सॉरी, नेक्स्ट और एक और एग्जांपल है मेरे पास, मैं लिखने की कोशिश करता हूं। मैंने लिखा दो he tried, he could not succeed. Though he tried, he could not succeed. वह सफल नहीं हो सका। ये खुद में एक कंप्लीट सेंस रखता है। That's why this is a principal clause, main clause, independent clause. ठीक है, हम इसको कह सकते हैं। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूँ, दो ही ट्राइड, हालांकि उसने कोशिश की, यह क्या खुद में कोई कंप्लीट सेंस रखता है? किस बात की कोशिश की? What about we are talking, यानी किसके लिए कोशिश की? उसने सफल होने की कोशिश की। तो this is called adverb of manner, यानी उसका जो तरीका था वो क्या था? सफल होने का था। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई ये दो से स्टार्ट हो रहा है ये वाला क्लॉज, तो हम कह सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ क्या होगा? हमारा क्लॉज होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। इसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? एडवर्ब क्लॉज में, क्योंकि दो यहाँ जो है कंजक्शन की तरह हो रहा है और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं और सब जितने भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो हमेशा किसी एडवर्ब क्लॉज को क्वालिफाई करते हैं, वो बताते हैं कि ये एक एडवर्ब क्लॉज की तरह यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। इज दैट क्लियर? और कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा I will attend the program if I invite. अटेंड द प्रोग्राम, यानी मैं प्रोग्राम को अटेंड करूंगा, मैं उपस्थित होऊंगा, मैं जाऊंगा, शामिल होऊंगा। इफ, यदि आई इनवाइट, मुझे न्योता मिलता है, तो इफ आई इनवाइट आप देख सकते हैं ये क्या होगा? एक एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। और आई विल अटेंड द प्रोग्राम, ये खुद में एक कंप्लीट सेंस रखता है। अब मैं प्रोग्राम को अटेंड करूंगा, इससे ज्यादा और कंप्लीट क्या चाहिए? उसने जो अपनी बात वह कहना चाह रहा था वो यहाँ कह चुका है। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज होगा, मेन क्लॉज कह सकते हैं। If I invite, ये कौन सा क्लॉज होगा? हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा। और एडवर्ब क्लॉज को हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये था मेरा आज का मोटो आपको बताने का कि नाउन क्लॉज किस तरीके से फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव क्लॉज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो नाउन क्लॉज होती है वहां वर्ड क्वेश्चन से हम पता कर सकते हैं कि ये किस क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं, नाउन क्लॉज है यहाँ पे। दूसरी बात, जो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज होगी वो या तो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में हमको बता रही होगी, और जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वे सारे के सारे अगर किसी क्लॉज से पहले उनमें से अगर कोई भी यूज हुआ है तो हम इजीली कह सकते हैं कि वो एक एडजेक्टिव क्लॉज है। उसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज की। एडवर्ब क्लॉज मैंने आपको बता दिया, जैसे व्हाई हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया। ये जो हमारे एडवर्ब ऑफ, जो कह सकते हैं हम, जो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया, अगर उनसे क्वेश्चंस होता है, यानी जो एडवर्ब हमको दे रखी, जो क्लॉज वहां पर लिख रखी है और इनमें से रिलेटेड कोई क्वेश्चन निकलता है, जैसे नाउन क्लॉज में हम लोग वर्ड से पता लगा देते हैं, यहाँ पर हम हाउ से,
व्हेन से, वेयर से पता लगा सकते हैं कि ये एक एडवर्ब ऑफ क्लॉज है कि नहीं है। उसके अलावा जो सबसे मेन हमारे पास यहाँ आइडेंटिफाई करने का एडवर्ब क्लॉज को रीजन है वह क्या है कि जितने भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, जैसे इफ हो गया, लेस हो गया, दो हो गया, आल्दो हो गया, येट हो गया, सो दैट हो गया, दैट हो गया, ये जितने भी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं अगर ये किसी क्लॉज से पहले यूज हुए हैं या किसी क्लॉज के साथ इनका यूज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एक एडवर्ब ऑफ क्लॉज, सॉरी एडवर्ब क्लॉज होगा। इज दैट क्लियर? और जितने भी एडवर्ब क्लॉज हो, चाहे नाउन क्लॉज हो, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज हो, वे सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने आपको क्लॉज के बारे में बताया था कि क्लॉज के दो टाइप होते हैं, एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जो मेन क्लॉज होगा उसका खुद में कोई कंप्लीट सेंस होगा, यानी उसको किसी दूसरे क्लॉज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जितने भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं उनको किसी दूसरे क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है, यानी उस कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, यानी खुद को क्वालिफाई करने के लिए उनको किसी दूसरे क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम उनको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब क्लॉजेस के आधार पर ही हम सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि सेंटेंसेस को हमने तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, एक होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज मैं अब आपको सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा। हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस हमारा सिंपल है, कौन सा हमारा कंपाउंड है और कौन सा सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है। ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और अगर नहीं भी पूछे जाते हैं फिर भी हमको पढ़ना है, हमको आना चाहिए। ये जो क्लॉज और सेंटेंस वाला थोड़ा सा ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप इसको सीख नहीं सकें। अगर हम इसको बार बार चीजों को पढ़ते हैं, नोट्स को स्टडी करते हैं तो होपफुली वन डे वी विल गेट ओवर इट। इस दिन हम इसको जीत लेंगे आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं, हम आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए सेंटेंसेस के बारे में बताता हूं मैं आपको कि सेंटेंसेस के टाइप क्या हैं और किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी में रहेगा। इज दैट क्लियर? शुरुआत करते हैं सेंटेंसेस। अगर मैं सेंटेंसेस की बात करूं तो सेंटेंसेस को हम तीन कैटेगरी में रखते हैं। सबसे पहले होते हैं सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन तीनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तीन टाइप के सेंटेंस हैं जो हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंपल सेंटेंस की। ठीक है, देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में कोई एक मेन क्लॉज का यूज होता है। इज दैट क्लियर? यानी सिंपल सेंटेंस में कोई एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही यूज होती है, यानी वह जो भी कुछ कहना चाह रहा है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी यहाँ पे डूअर है, वह एक बार में ही अपनी बात कह देगा। इज दैट क्लियर? और वे सारे के सारे सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे? सिंपल सेंटेंसेस कहलाएंगे। आई होप आपको चीज समझ में आ गई है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज हम जिसको कहते हैं वही यूज होती है। उसके अलावा कोई भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज यूज नहीं होती है। इज दैट क्लियर? सो सिंपल सेंटेंस को अब मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। कैसे? मैंने लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। सिंपली इसने कह दिया मैं बाजार जा रहा हूं। ये एक मेन क्लॉज हो गया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, यानी ये मेन क्लॉज हो गया एक तरीके से। इज दैट क्लियर? और उसने एक बार में अपनी बात कह दी कि मैं बाजार जा रहा हूं। उसके आगे अगर वो कुछ कहना चाहेगा तो वो ऐड करेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या होगा, एक हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरा मैंने लिखा आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स, मैं परीक्षाओं की तैयारी कर चुका हूं। ठीक है, ये कंप्लीट सेंस रखता है खुद में, वो परीक्षाओं की तैयारी कर चुका है। देख सकते हैं आप लोग, ये भी किस तरह फंक्शन करेगा, सिंपल सेंटेंस की तरह फंक्शन करेगा इजीली। एक और मैंने एग्जांपल लिखा दे गिव मी
5,000 रुपीज। उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी खुद में क्या रखता है, कंप्लीट सेंस रखता है, यानी इस क्लॉज को किसी और दूसरे क्लॉज की आवश्यकता नहीं है अपना मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, यानी खुद को क्लैरिफाई करने के लिए, खुद को क्वालिफाई करने के लिए इस सेंटेंस को किसी और दूसरे क्लॉज की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दिए, बात खत्म हो गई। तो ये होगा हमारा मेन क्लॉज। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज होता है तो वह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब मैं बात करता हूं कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस देखिए, कंपाउंड सेंटेंसेस शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित, ठीक है? जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं हम लोग, मूल मिश्रधन बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है? मिश्र कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे पढ़ते हैं हम लोग, हिंदी में मुझे नहीं पता इसका। तो मिश्र का मतलब होता है मिक्स, यानी कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रिंसिपल या मेन क्लॉज यूज होती है। इज दैट क्लियर? यानी एक से ज्यादा होंगी, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली कम से कम दो मेन क्लॉज जिस सेंटेंस में यूज होंगी उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। इज दैट क्लियर? अब जब दो मेन क्लॉज यूज होंगी तो हमको पता है कि वह किसी न किसी कंजक्शन से जुड़ी हुई होंगी। अब जो कंजक्शंस दो मेन क्लॉज को जोड़ सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे बट हो सकता है, एंड हो सकता है, ठीक है? बट हो गया, एंड हो गया। ये जो कंजक्शंस होते हैं, ये दो कंपाउंड क्लॉजेस जो दो हमारी मेन क्लॉजेस होती हैं उनको जोड़ते हैं। और अगर बट या एंड में से कहीं भी किसी सेंटेंस में यूज हुआ है तो हम कह सकते हैं वह एक कंपाउंड सेंटेंस की तरह क्या करेगा, फंक्शन करेगा। इज दैट क्लियर? इसके अलावा कुछ और भी कंजक्शंस होते हैं, जैसे फॉर हो गया, नॉर हो गया, और हो गया। ये जो हमारे कंजक्शंस हैं ये हमको बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस कंपाउंड है और कौन सा सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है और कौन सा सेंटेंस हमारा सिंपल है। इज दैट क्लियर? लेकिन जो सबसे बड़ी यहाँ हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है कंपाउंड सेंटेंस की, वो क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो मेन क्लॉज यूज होते हैं। इज दैट क्लियर? यानी जो दोनों क्लॉज जो यूज होंगे वो खुद में अपना कंप्लीट सेंस रखते हैं। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल देखते हैं कैसे। मैंने लिखा he is poor but he is honest। वह गरीब है, मेन क्लॉज हो गया, वह गरीब है, यानी वो बताना चाह रहा था कि वो आदमी जिसके बारे में वो बात कर रहा है वह गरीब है, खुद में कंप्लीट सेंस रखता है। he is honest, वह ईमानदार है, बट लेकिन ईमानदार है। तो बट यहाँ जो कंजक्शन यूज हुआ है, एक मेन क्लॉज हमारा ये हो गया, मैंने इसको मेन क्लॉज लिखा, एक मेन क्लॉज हमारा ये हो गया, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। यानी जब दो मेन क्लॉज किसी कंजक्शन से जुड़े हुए होंगे तो हम कह सकते हैं कि वह कंपाउंड सेंटेंस होगा। इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। यानी ऐसी क्लॉज जो खुद में अपना कोई कंप्लीट सेंस रखती है वो मेन क्लॉज कहलाती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है और प्रिंसिपल क्लॉज भी कहलाती है। तो कंपाउंड सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा रीजन है वो क्या है कि उस कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो मेन क्लॉज यूज हो रही होंगी और उन दोनों मेन क्लॉजेस को जो जोड़ने का काम कर रहा होगा वो या तो कोई कंजक्शन होगा या कनेक्टर होगा। इन जितने भी कंजक्शंस होते हैं उनको हम कनेक्टर भी कहते हैं। कनेक्टर यानी जोड़ने वाला, कंजक्शन का मतलब भी क्या होता है, संधि या जोड़, यानी जो चीजों को जोड़ता है उसी को हम कनेक्टर और कंजक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस हमारा सिंपल होगा और कौन सा सेंटेंस हमारा कंपाउंड होगा। ठीक है? सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक मेन क्लॉज यूज होती है और कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लॉज यूज होती है। इज दैट क्लियर?
अब मैं बात करता हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। किसकी बात करता हूं मैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देखिए कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी वहां पर थोड़ी चीजें टफ होती है, क्रिटिकल होती है कंडीशन। अब जटिल से मतलब क्या निकल सकता है यहाँ, कि जो एक हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसमें एक मेन वर्ब और दो या दो से ज्यादा, यानी एक या एक से ज्यादा या दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज होती है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यूज होती है। यानी एक तो वहां पर कोई मेन क्लॉज होगा, लेकिन एक या एक से ज्यादा यानी दो भी हो सकती है सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज होती है। वे सारे के सारे सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। अब अंतर क्या हुआ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में? कंपाउंड सेंटेंस में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, वहां पर दो मेन क्लॉज यूज होती है, वहां कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज नहीं होता। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करूं तो वहां एक मेन क्लॉज तो यूज होगा, लेकिन उसके अलावा जो और क्लॉज वहां पर यूज होंगे, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वे जो बाकी के क्लॉजेस होंगे वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस यूज होंगे, कोई मेन क्लॉज यूज नहीं होगा। अगर मेन क्लॉज यूज होगा तो वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड कहलाएगा, लेकिन एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज होती है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कैसे? एक मेन क्लॉज प्लस वन एंड मोर वन क्लॉज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारा एक तरीके से फॉर्मूला बन गया। एक तो मेन क्लॉज यूज होगा भैया, उसके अलावा एक और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज हो सकती है। ठीक है, वन मोर वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, इनको मिला करके बनेगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस की मेन क्लॉज प्लस कंजक्शन प्लस मेन क्लॉज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस। यानी एक मेन क्लॉज ये, एक मेन क्लॉज ये, दोनों को जोड़ेगा कंजक्शन कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। इतना याद रखना है, एक मेन क्लॉज और एक से ज्यादा, यानी एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगी, कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इतनी सी बात है। बात करता हूं सिंपल सेंटेंस की। सिर्फ एक मेन क्लॉज यूज होगी, जिसको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। सिर्फ एक मेन क्लॉज होगी और खुद में अपना कंप्लीट सेंस रखेगी, और वह सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने के लिए हमारे पास क्या कुछ कंजक्शंस हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या नहीं है। चलिए बात करते हैं, मैं शुरुआत करता हूं यहां। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी उससे पहले कोई कंजक्शन यूज हो रहा होगा। ठीक है, और जो कंजक्शंस यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे इफ हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, व्हेन एवर हो गया, वेयर एवर हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। ये जो कंजक्शंस होंगे जब ये किसी क्लॉज से जुड़े हुए होंगे तो हम कह सकते हैं कि वह यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी वो जो सेंटेंस फंक्शन करेगा वो किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह फंक्शन करेगा। इज दैट क्लियर? अब मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने देखा है कि एग्जांपल यहाँ पे आई विल लीव फॉर Mumbai after the meeting is
over. I will leave for Mumbai. मेन क्लॉज हो गया एक, यानी मैं मुंबई जाऊंगा, मैं मुंबई के लिए छोड़ूंगा। लीव फॉर का मतलब क्या होता है? जाने होता है, ठीक है। लीव फॉर मतलब जाना, मुंबई जाने के लिए वाली बात कर रहा है वो। आई विल लीव फॉर मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा कब? आफ्टर द मीटिंग ओवर, मीटिंग इज ओवर, यानी मीटिंग खत्म हो जाती है। किस पर्टिकुलर मीटिंग की वो बात कर रहा है हमको नहीं पता, उसने यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया है। और आप देख सकते हैं आफ्टर से जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कंजक्शंस लिखे, जैसे इफ हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, व्हेनेवर हो गया या वेरेवर हो गया। जब भी ये किसी क्लॉज से जुड़े होंगे तो हम कह सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि एक तो इसमें मेन क्लॉज यूज हुआ है, आई विल लीव फॉर मुंबई, ये कंप्लीट सेंस रखा है खुद में, ये तो मेन क्लॉज हो गया। आफ्टर द मीटिंग इज ओवर, ये हमारा एक दूसरा क्लॉज हो गया, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जब एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, दो क्लॉज यूज हो रही होंगी किसी भी सेंटेंस में, तो हम कह सकते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इज दैट क्लियर? आइए कुछ और एग्जांपल्स में लेता हूं। You can come here whenever you like. You can come here, तुम यहाँ आ सकते हो, कंप्लीट सेंस रखता है खुद में, तुम यहाँ आ सकते हो। whenever, जब कभी, you like, तुम चाहो। तो ये हमारा मेन क्लॉज हो गया, और whenever से जुड़ा हुआ ये जो हमारा क्लॉज है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, सेंटेंस कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इज दैट क्लियर? एक मेन क्लॉज, दूसरा भी मेन क्लॉज किसी कंजक्शन से जुड़ा हुआ होगा, कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड क्लॉज होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। और अगर सिर्फ एक ही मेन क्लॉज किसी सेंटेंस में यूज हुआ है और खुद में कोई कंप्लीट सेंस रखता है वो, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। इस तरीके से हम लोग सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बस याद रखना है कि कौन सी क्लॉज किस तरीके से कहां पे यूज हुई है। अगर सिर्फ एक मेन क्लॉज यूज हो रहा है हमारा, तो वह सिंपल सेंटेंस होगा। अगर दो मेन क्लॉज किसी कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कौन से? दो मेन क्लॉज की बात कर रहा हूं मैं, तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। अगर एक मेन क्लॉज और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी सेंटेंस में यूज हुए हैं और वो कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, कौन से? जैसे इफ हो गया, आफ्टर हो गया, व्हेनेवर हो गया, वेयरएवर हो गया, बिफोर हो गया, इनसे जुड़े हुए हैं, तो वो जो हमारा सेंटेंस होगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको क्लॉजेस और सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है और किस तरीके से क्लॉजेस एक सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं, जो मेरा मोटो था आपको सिखाने का, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सिखाना चाह रहा था, वो मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। आई होप आप सीख गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है आप में से, आपको लगता है कि यहाँ पर चीजें मिसमैच हो रही हैं, तो आप पर्सनली या ग्रुप में मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, जो आपके पास मीडियम्स है उसके थ्रू। इज दैट क्लियर? सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर लर्निंग एनीथिंग इज दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गो थ्रू द नोट्स। आपने नोट्स के गो थ्रू जाना है, यानी अच्छी तरह से कंप्लीटली उसको लर्न करना है, और हमेशा चीजों को रटने की नहीं, सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। जब हम चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं तो जो मेमोरी है वो हमारी लास्ट लॉन्ग तक रहती है, यानी लास्ट लॉन्गर रहती है, वो हमेशा बहुत आगे तक वो मेमोरी हमारी सेव रहती है। लेकिन सिर्फ आपको जैसे मैंने रूल्स पढ़ाए, सिर्फ रूल्स आपने याद कर दिए तो कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि हाउ मच वी आर इंटरेस्टेड